Hello everyone, welcome to Hollywood. My name is Varsha Dhiman and this is our very important session. इस सेशन में हम करने वाले हैं टॉप 20 एमसीक्यू फॉर अवर NABARD ग्रेड ए एग्जामिनेशन दैट इज गोइंग हेल्ड इन 2026, राइट? और जो भी एस्पिरेंट्स NABARD ग्रेड ए फेज टू एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दे कैन ऑल्सो वॉच दिस पर्टिकुलर सेशन. दे विल ऑल्सो गेट क्वेश्चंस. हम फेज 2 के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और आपके रिवीजन हो जाएगा स्टैटिक. ठीक है, तो ये स्टैटिक एमसीक्यू का सेशन है. लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन. तो हियर वी गो. सबसे पहले तो एस्पिरेंट्स हैप्पी न्यू ईयर. ठीक है, न्यू ईयर, न्यू रेजोल्यूशन, चैलेंज, एक्सेप्ट एवरीथिंग एंड स्टार्ट डूइंग योर प्रिपरेशंस, ऑल योर गुड एनर्जीज. और जितना हो सके तो को समझ के आगे कंटिन्यू करो सो दैट इट वुड इजी फॉर यू टू कंटिन्यू प्रिपरेशन. अच्छे से समझना है और तब जाके अपने आपको कंटिन्यू, राइट? मूविंग अहेड, आप ऑलीबोर्ड की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए. इट विल हेल्प यू. यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं दैट कैन हेल्प यू टू डू योर प्रिपरेशंस इन बेटर मैनर. और 2026 में जो NABARD ग्रेड एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, दिस इज अ कंप्लीट कोर्स अवेलेबल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ऑलीबोर्ड. ठीक है, इसमें आपको ही प्रोवाइड की जाएंगी. So be the part of this course and start your preparations with us, okay? And this is a crash course for your phase 2 preparation. तो जो भी aspirants NABARD grade A 2025 में appear हुए थे and now they are preparing for phase 2, तो ये phase 2 के लिए batch available है. You can be the part of this batch and that's how you can start your preparations with us. Now moving ahead, let's talk about the questions. So top 20 MCQs हम आज के discuss कर लेते हैं, right? The first question is there on the screen, that is, name the scheme launched by the government of India to provide income support to the farmers of 6,000 rupees per year. और ये आपका 3 installments, 3 equal installments की फॉर्म में आपके अकाउंट्स में डायरेक्टली ट्रांसफर होगा. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की scheme आपको बतानी है कौन सी है. इज इट द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन? ठीक है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना. नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या फिर यहाँ कौशल विकास योजना. तो ये है हमारा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना. ठीक है, किसान सम्मान निधि योजना. ठीक है, तो जो हमारी सम्मान निधि योजना है इसमें क्या होता है, फार्मर्स को बेसिक इनपुट्स परचेज करने के लिए उनके अकाउंट्स में 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में 2,000 रुपीज क्रेडिट किए जाते हैं डायरेक्टली. ठीक है, so the right answer for the question is option number C. ठीक है, so this is a complete explanation related to the question. Second question is, why do we do effluent treatment of any pond? ठीक है, कोई भी पॉन्ड है, कोई भी वाटर बॉडी है के अंदर आपके एक्वेटिक एनिमल्स रिजाइड कर रहे हैं, एक्वेटिक प्लांट है, प्लांट रेजिड्यूज रहेंगे, एनिमल्स जो हैं जो डाई कर जाएंगे उनका ऑर्गेनिक मैटर वहां पे डिपॉजिट होगा. तो दैट विल क्रिएट अ फूड फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो देयर. ठीक है, डेट्रीवोर्स जो होते हैं वो वहां पे ग्रो करेंगे. तो इसीलिए हमें एफिलिएट ट्रीटमेंट उन सभी ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट को रिड्यूस करने के लिए एफिलिएंट ट्रीटमेंट किया जाता है. ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट रिड्यूस होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ वहां पर नहीं होगी, तो एफिलिएंट जो हमारा पॉन्ड है उसका इकोसिस्टम हेल्दी रहेगा और वो हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को सपोर्ट कर पाएगा. ठीक है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानीज इंसेफेलिटिस इज मेनली ट्रांसफर्ड बाय. आप लोगों ने सुना ही होगा जापानीज इंसेफेलिटिस. इंसेफेलिटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन इन ब्रेन. ये जो डिजीज है दैट इज अ वायरल डिजीज. आपको ये बताना है कौन सा ऑर्गेनिज्म इसके ट्रांसमिशन के साथ एसोसिएटेड है. कैटल है, पिग है, डॉग, मॉस्किटोज या फिर हॉर्स. राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन विल बी ए, बी, सी, डी और ई. यस, the right answer will be option number C, that option number C, that is mosquitoes. ठीक है, मॉस्किटोज ये एक वायरल डिजीज है. मॉस्किटोज क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म को बाइट करेंगे, उसका ब्लड सक करेंगे, दे विल एक्ट एज अ कैरियर और वहां से वो किसी हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर उस वायरस को लेके जाके ट्रांसमिट. ठीक है, सो दैट्स हाउ द
Japanese encephalitis cycle move. ठीक है, so it's a viral disease spread through mosquito bites characterized by inflammation of the brain का inflammation इसमें होता है. ठीक है, moving on, another question है question number 4. Rickets in children, osteomalacia in adults, and milk fever in animals, and reduction in milk yield is due to the deficiency of which nutrient? कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से ये सब होता है? बच्चों में क्या होता है, बोन्स जो होती है ना वो काफी परफोरेटेड हो जाती हैं और फ्लेक्सिबल बोन्स हो जाती हैं. एंड सिमिलरली कैटल्स में, एनिमल्स में, अडल्ट्स में भी बोन्स का फॉर्मेशन, बोन्स के अंदर परफॉर्मेशन, ऐसी सभी कुछ प्रॉब्लम्स ऑब्जर्व होती हैं. इट इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट? ऑप्शंस है कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, या फिर सोडियम है. या द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन विल बी yes. So it is calcium, magnesium, potassium, phosphorus और sodium. The right answer is calcium. ठीक है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है. तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स और टिटेनी. आयोडीन डेफिशिएंसी will cause goiter. Selenium deficiency will cause Keshan disease. Iron deficiency is responsible for iron deficiency or anemia. जिंक की डेफिशिएंसी विल कॉज ग्रोथ रिटार्डेशन. थायमीन और विटामिन B1 डेफिशिएंसी विल कॉज बेरी. नायसिन विटामिन B3 डेफिशिएंसी विल कॉज पेलेग्रा. और विटामिन C डेफिशिएंसी विल कॉज स्कर्वी डिजीज. ठीक है, मूविंग अहेड, अनदर फिफ्थ क्वेश्चन इज symptoms of powdery mildew of pea are first appeared on. ठीक है, तो पाउडरी मिल्ड्यू विच इज अ फंगल इन्फेक्शन. ठीक है, तो जब आपके पी के अंदर, दैट इज पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम में पाउडरी मिल्ड्यू दैट इज अ फंगल इन्फेक्शन होता है. सबसे पहले सिम्टम्स कौन से प्लांट पार्ट पे अपीयर होते हैं? इट विल अपीयर ऑन द पोर्ट्स, रूट्स, flower, stem or leaves. Let me tell you, Pisum sativum, it is a leguminous crop. Okay, so if there will be powdery mildew, the symptoms will appear on the leaves of the plant. ठीक है, प्लांट के लीव्स के ऊपर सिम्टम्स अपीयर होते हैं. इस तरह से व्हाइट लेयर यू विल ऑब्जर्व ऑन द leaves of the pea plant. It's worldwide occurrence and it is a serious losses to the crop. Disease is considered to be much more serious than the downy mildew of peas. Okay, and generally ये जो disease है that occurs during November and December month, December और November month में ये disease basically, क्योंकि इसी टाइम पे pea plant सबसे ज्यादा grow करता है, तो उसी टाइम पे disease होगा. ठीक है, एनामॉक्स इज रिलेटेड टू व्हाट? तो ये एनामॉक्स वर्ड देख लेते हैं सबसे पहले, तो क्या है. ठीक है, तो एन एन एम ऑक्स. ठीक है, तो ये तीन वर्ड से मिलके ये वर्ड बना है. नाउ यू हैव टू टेल ये किसके साथ एसोसिएटेड, यानी कि अमोनियम का. ठीक है, यहाँ पे आप बात कर रहे हैं दैट अमोनियम इज फॉर्मिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस प्रोसेस के बारे में, एंड दैट इज अमोनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड दैट इज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, so it is an anaerobic microorganism is responsible for the oxidation of ammonia. Anaerobic microorganism is responsible for the oxidation of ammonia. Okay, so it is basically हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में. क्लियर? नेक्स्ट है हमारा पैरेलल एंड नॉन पैरेलल स्ट्रैंड्स इन डीएनए हेलिक्स इज कनेक्टेड बाय व्हिच बॉन्ड? कौन से बॉन्ड होते हैं? ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट डीएनए दैट स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं. वन इज अ फोस्फेट ग्रुप, वन इज अ फोस्फेट ग्रुप. सेकंड है यहाँ पे पेंटोज शुगर, एंड थर्ड होता है यहाँ पे हमारा नाइट्रोजनस बेस. ठीक है, तो पेंटोज शुगर जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है दैट इज डीऑक्सीराइबोज. और फोस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेसिस बेसिकली दो कैटेगरीज में कैटेगराइज होते हैं, प्यूरिन्स और पायरामिडीन्स. ठीक है, प्यूरिन्स है एडेनाइन
and guanine. These are the purines. And pyrimidines है cytosine, uracil and thiamine. Okay, so these are the pyrimidines. Okay, तो दो जो आपके पैरेलल और अनपैरेलल स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, व्हेन दे मूव, तो नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, ए डबल बॉन्ड विद टू हाइड्रोजन बॉन्ड विद थायमीन एंड जी फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड विद साइटोसिन. ठीक है, तो दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर एक्चुअली एक्टिंग एज अ कनेक्टिव पॉइंट. ठीक है. Okay. Now moving on the next part, next है हमारा, let's talk about the another question. So it is about, yeah, piercing and sucking type mouth part is found in which order? ठीक है, insect के total 31 orders हैं, 31 की 31 orders तो will not study. Now the question arises कि आप बात करते हैं कुछ ऐसे insect हैं, I'm mentioning the term insect for all the 31 orders, जिनके जो माउथ पार्ट होते हैं दैट इज पियर्सिंग, स्किन को पियर्स करते हैं, फिर वो सक करते हैं सैप को. ठीक है, तो इट इज प्रेजेंट इन द मॉस्किटोज. तो आपको बताना है मॉस्किटोज का ऑर्डर, तो मॉस्किटोज कम्स अंडर द ऑर्डर डायप्टेरा. ठीक है, चलो. Scratching, rubbing and softening seed coat to make it permeable for water. आपने seed को collect करा, फिर उसको आपने scratch करा, फिर आपने rub करा, और फिर इस तरह से seed का जो coat है वो क्या हो गया? Now it is becoming permeable. It is allowing the movement of water inside it, ताकि जो भी immature embryo inside it है, that will start developing. वो grow करना start कर दे. इस method को, डोरमेंसी ब्रेक करने के इस मेथड को क्या बोलते हैं? स्कैरिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव और ऑल ऑफ द अबव. आंसर तो ए और बी में से ही है फॉर श्योर, क्योंकि दोनों टर्म्स का मतलब डिफरेंट है. ठीक है, द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन विल बी स्कैरिफिकेशन. इसको हम स्कैरिफिकेशन कहते हैं. स्ट्रैटिफिकेशन क्या है? दैट इन्वॉल्व्स टेम्परेचर. अगर किसी सीड के अंदर डोरमेंसी स्टेज है एंड यू आर एबल टू ब्रेक द डोरमेंसी बाय like experiencing a period of cold temperature before the seed can germinate. आपने उसको cold temperature का expose करा and after that the seed will start germinating. Okay, so this is your stratification. Okay, now moving ahead, question number 10 is there. Mold board instrument is used for. ये आप किस लिए यूज करते हो? फीडिंग के लिए, होइंग के लिए, डिगिंग के लिए, अर्थिंग अप के लिए, या फिर प्लॉइंग के लिए? सो मोल्ड बोर्ड इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं प्राइमरी टिलेज ऑपरेशंस को करने के लिए. एंड प्राइमरी टिलेज ऑपरेशंस के लिए हम एक जो कॉमन टर्म यूज करते हैं दैट इज प्लॉइंग. ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्लॉइंग. राइट, द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10 इज प्लॉइंग. तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ई. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 इज देयर. सुपीरियरिटी ऑफ F1 hybrid over both the parents in terms of yield and some other characteristics. यानी कि जो F1 जनरेशन में आपको जो प्लांट ऑब्टेन हुआ है that is having superior characteristic features दोनों पेरेंट्स से, और साथ में कुछ अदर एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं विच आर आल्सो वेरी एडवांस्ड. सो दिस इज नॉन एज हाइब्रिड वेगर. इसके लिए हम जो स्पेसिफिक वर्ड यूज करेंगे ना, हाइब्रिड वेगर यूज करेंगे. ठीक है, हेट्रोसिस तो आप दोनों से केसेस में यूज करते हो. सो लेट मी करेक्ट इट, इसको आप हाइब्रिड वेगर कहोगे यहाँ पे, क्योंकि आपके न्यू प्लांट ने F1 जनरेशन में जो आपको प्लांट ऑब्टेन हुआ है that is having advanced features. उसने वेगर obtain करा है, उसने हाई कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को obtain करा है. ठीक है, what is fruit type of rose? Rose आप लोगों ने देखा है, तो these are the different fruit types. You can learn the names balusta, berry, pom, stone और hip. So when we talk about the rice, when we talk about the rose, ठीक है, roses species की बात हम कर रहे हैं, तो इसमें जो fruit type present होता है that is a hip fruit type. बेरी फ्रूट टाइप हमारा प्रेजेंट होता है पर्सिमोम और पोपो में. ठीक है, ड्रुप फ्रूट टाइप हमारा प्रेजेंट होता है चेरी में, डॉगवुड में और फ्रिज ट्री में.
ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट पॉम तो दैट इज प्रेजेंट इन एप्पल्स एंड पियर, ठीक है। एंड द हिप, तो आप अगर रोज का प्लांट देखोगे तो इस तरह का फ्रूट टाइप वहां पे प्रेजेंट होता है, एंड दैट इज नोन एज हेप और हो, ओके। एंड लाइक ऑल fruits it develop after the fertilization of the flower occurs, and the flower is spared from deadheading. Many small seeds called akins by botanists grow inside and the hip swells, फिर ये swell होगा and that will burst, right? Late blight is a disease of, तो लेट ब्लाइट इज अ डिजीज कौन से स्पेसिफिक एग्रीकल्चर क्रॉप के अंदर और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप के अंदर हम लेट ब्लाइट डिजीज को ऑब्जर्व करते हैं? इज इट इन टोबैको, मेज, पैडी, पोटैटो और राइस? या द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है, देखो निकोटीनिया टेबेकम, पहले हम साइंटिफिक नेम लिख देते हैं, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, निकोटीनिया टेबेकम। Maize is Gia maize. Okay. Paddy is Oryza sativa. Potato is Solanum tuberosum. Rice is, rice or paddy is the same thing, that is Oryza sativa. Okay, the right answer late blight is observed in potatoes plus tomato maybe. Solanum esculentum. टोमेटो होता है सोलेनम एस्कुलेंटम, ठीक है। चलो, और ये बेसिकली व्हाट इज इट, इट्स अ फंगल इन्फेस्टेशन, फंगल इन्फेस्टेशन, fungal infestation, okay. Another important term, late blight is caused by Phytophthora infestans, is a water mold. Late blight favors cool, that is 60 degrees Fahrenheit to 70 degrees Fahrenheit, damp conditions. Prolonged hot, dry days can hold pathogen spread. Leaves have large, dark brown blotches with a green-gray edge, not confined by major leaf veins. Infections progress through leaflets and petioles, resulting in large sections of dry brown foliages. ठीक है, तो ये हो गया हमारे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के बारे में, okay. And you can see these kind of symptoms will be observed. A leaflet showing late blight infestations caused by Phytophthora infestans, ठीक है। लाइको पर्शिकन एस्क्यूलेंटम, दैट इज योर टोमेटो, उसमें इस तरह से सिम्टम्स ऑब्जर्व होंगे। पर्पल टू ब्राउन लेजन्स ऑन द सरफेस एंड इनसाइड ऑफ द ट्यूबर्स, लेट ब्लाइट इन पोटैटोज, लेट ब्लाइट ऑफ टोमेटो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 is there. So question number 14 is about alkaline soil can be reclaimed by using, ठीक है, हमारी जो soil है that can support most of the vegetation should be neutral in nature. अगर soil saline है, sodic है, alkaline है, you need to reclaim it first, then it will be suitable for the agriculture crops that you want to grow there. तो हम एल्कलीन सॉइल को कौन सा स्पेसिफिक केमिकल यूज करके रिक्लेम करते हैं? जिप्सम से, लाइम से, अमोनियम फॉस्फेट से, यूरिया से, और नन ऑफ द अबव। लेट मी मेंशन द सिंबल्स, ये केमिकल फॉर्मूला याद होना चाहिए। जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट डो 2H3O, यहाँ लाइम दैट इज स्लेक्ड लाइम, एक्चुअली दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, okay, that is calcium hydroxide. Ammonium phosphate is NH4PO4, NH4 2PO4. Urea is CO, इस तरह से लिखेंगे, C double bond O, NH2,
एक सेकेंड, दैट इज NH2 में वही कि हमारा, यस, एटोमिसिटी आपको वैलेंसी चेक करनी है कि वो सेटिस्फाई हो के रही है कि नहीं हो रही है, तो इट विल बी NH2 C डबल बॉन्ड O NH2 यूरिया। ठीक है, 46% नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है यूरिया के अंदर, इट्स अ प्राइमरी फर्टिलाइजर। ओके, राइट। सो जिप्सम हम यूज करते हैं इसके रिक्लेमेशन के लिए, एंड दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर ऑल अदर ऑप्शंस। ओके, now moving on, question number 15. So question number 15 is about name the technique in which generation of nitrogen cycle by maintaining high carbon nitrogen ratio through stimulating heterotrophic microbial growth. It can be used as feed for the cultured species. जो भी आप fish के species culture कर रहे हो, ये help करता है this particular ratio to maintain, ठीक है, एक हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोबियल ग्रोथ को। इस टेक्निक को हम क्या करते हैं, दैट इज नोन एज बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग। माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोबियल ग्रोथ का आप यूज कर रहे हो, दे आर यूज्ड एज फीड फॉर द कल्चर्ड fish species. Okay, so this is a biofloc fish farming. Question number 16 is there, in which year power tillers was introduced in India? अच्छा, इंडिया में पावर टिलर्स को इंट्रोड्यूस करने की नीड क्यों फील हुई? क्योंकि जो हमारे हिली टेरेन्स है, एंडुलेटिंग सरफेसेस हैं, वहाँ रिमोट एरियाज है, वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करने के लिए हम ट्रैक्टर्स को नहीं ले जा सकते। ट्रैक्टर्स का मूवमेंट विल नॉट बी पॉसिबल देयर, वो काफी बल्कि भी हो जाता है। इसलिए ऐसे एरियाज में इरिगेशन एंड डिफरेंट एग्रीकल्चर ऑपरेशंस को मशीन्स के हेल्प से कैरी करने के लिए पावर टिलर्स का इंट्रोडक्शन किया गया था इंडिया में, एंड इट वाज डन इन द ईयर 1963। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। व्हाट इज द साइज ऑफ सेमी इंटेंसिव फिश फार्म पॉन्ड्स? देखो, इंटेंसिव फिश फार्म पॉन्ड्स, सेमी इंटेंसिव फिश फार्म पॉन्ड्स, एक्सटेंसिव फिश फार्म पॉन्ड्स, उसके अलावा हम अदर तरह के फार्मिंग स्ट्रक्चर फिश पॉन्ड्स की बात करते हैं, फिश हम हस्बेंड्री की बात करते हैं, हस्बेंड्री स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, तो सेमी इंटेंसिव जो फिश फार्म होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, उनका साइज 1 हेक्टेयर के अराउंड हम मेंटेन करते हैं, और यहाँ से जो हमें इल्ड ऑब्टेन होती है दैट इज 3 to 10 टन पर हेक्टेयर। और सर्वाइवल रेट जो होता है फिशेस का, जो हमें सेमी इंटेंसिव फिश फार्म पॉन्ड से मिले हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी हाई। ठीक है, Question number 18. What is the name of the component with perennial hedges and crop? Perennial hedges हैं और साथ में आपने crops लगाए हैं, in between species में rows maintain करेंगे, that is known as alley cropping और hedge row intercropping. इसी को ही हम hedge row intercropping भी बोलते हैं. It is also known as hedge row intercropping. ठीक है? Moving on, question number 19. What is the optimum relative humidity range for crop production? यानी कि इतना एटमॉस्फेयर में water in the liquid form should be present, इतना होना चाहिए, ऑप्टिमम है ये relative humidity सभी crops के लिए. So right answer will be option number 1, 30 to 40%, 50 to 70%, 40 to 60%, 60 to 70% और none of the above. So on an average 40 to 60% हर एक plant की good growth के लिए required है. ठीक है? Next question number 20 is Central Avian Research Institute Ijatnagar was established in which year? You need to answer this question as a homework question in the comment box. देखो भाई, अगर आप 2026 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो और आप मेरी ये क्लासेस लास्ट तक देख रहे हो, तो होमवर्क क्वेश्चन भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, और दूसरा यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कंप्लीट कोर्स। ठीक है, लग जाओ अगर 2026 में आपका टारगेट है इस एग्जाम को क्वालिफाई करना। ठीक है, योर प्रैक्टिस, योर प्रिपरेशन मैटर्स अ लॉट एट दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ओके, so I'm ending the session for now. We'll meet in the next class. All the very best and thank you so much.